हेलो दोस्तों। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 12 का ये चौथा पार्ट है, ठीक है ना, चौथा वीडियो है। तो इसका बाद हमको लगता है कि 2 वीडियो और आएगा और कंप्लीट कर देंगे हम पूरे चैप्टर को। तो ये चौथा वीडियो है। तो हम लोग तीसरे वीडियो में लास्ट में क्या देखे थे कि हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए आज उसको असहयोग आंदोलन के कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं, ठीक है ना, अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो लाइट ठीक है या बिना लाइट, चल ठीक है। तो पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, ठीक है, कहाँ के बाबू? पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, क्वेश्चन पूछा हुआ है। पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। तो गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किसने किया? पचम्बा के पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय ने। बाबू बजरंग सहाय ने असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किया गिरिडीह में। बजरंग सहाय, ठीक है ना, बजरंग सहाय, पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, ठीक है। पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय, ठीक है ना। बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। बजरंग सहाय ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गिरिडीह में। पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया? साहेबगंज क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। अशांत क्षेत्र घोषित किया गया साहेबगंज को असहयोग आंदोलन के समय। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के समय अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? तो साहेबगंज को। मान लो कि असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय साहेब लोग बहुत अशांत हो गए थे, पूरा अशांत हो गए थे कि क्या होगा नहीं होगा, तो पैनिक हो गए थे। तो वही इसे याद कर लीजिए कि अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया असहयोग आंदोलन के समय? साहेबगंज को, ठीक है ना, 1922 में। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन से लौटकर रांची के पीसी मिश्रा एवं देवकी प्रसाद ने तिलका स्वराज कोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का गया अधिवेशन जो था वो 37वां अधिवेशन उसको कहते हैं, गया अधिवेशन, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गया अधिवेशन से लौटकर ठीक है, गया अधिवेशन से लौटकर रांची के पीसी मिश्रा एवं देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। किस लिए? तिलक स्वराज कोष के लिए पीसी मिश्रा और देवकी प्रसाद, ठीक है, पीसी मिश्रा और देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज कोष के लिए धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन से लौटकर रांची के पीसी मिश्रा एवं देवकी प्रसाद, ठीक है, ने तिलक स्वराज कोष हेतु क्या किया? धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। याद रहेगा ना। तो असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के
गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन से लौटकर रांची के पीसी मिश्रा, कौन? कांग्रेस के गया अधिवेशन से लौटकर कौन? रांची का पीसी मिश्रा और देवकी प्रसाद, पीसी मिश्रा देवकी प्रसाद, ठीक है ना। पीसी मिश्रा और देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्रित करना प्रारंभ किया। तो कितना चीज़ रटना पड़ रहा है कि उस चीज़ को बार बार, ताकि दिमाग में छपे। इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया, ठीक है। इस आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल को राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 को होगा, ठीक है ना। ये को होगा। तो क्या चीज़ हुआ? इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच, ऐसे सॉरी के ही ठीक है, के होगा ना, के होगा, गलती से हो गया। इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। मतलब 6 अप्रैल से 13 अप्रैल को राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में बनाया गया असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 को राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए कार्य, तो असहयोग आंदोलन के दौरान सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य देखते हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ सकारात्मक कार्य भी हुए, कुछ नकारात्मक कार्य हुए। सकारात्मक कार्य में क्या क्या हुए? तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अब ये पढ़े हम लोग, कहाँ विद्यालय की स्थापना हुई? राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना हुई, ठीक है। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना और खादी आश्रम की भी स्थापना हुई, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का सकारात्मक कार्य क्या था कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना, फिर खादी आश्रम की स्थापना। नकारात्मक कार्य क्या था? सरकारी उपाधियों का त्याग करना। ये सरकारी उपाधियों का त्याग हो रहा था। सरकार को कर ना चुकाना, ठीक है ना, सरकार को कर नहीं चुकाना। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार कर देना, ठीक है ना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना। न्यायालय व मद्यपान का बहिष्कार कर देना। ये नकारात्मक कार्य था असहयोग आंदोलन का। फिर से देखिए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ कार्य हुए, एक सकारात्मक कार्य थे, नकारात्मक कार्य भी थे। तो सकारात्मक कार्य में क्या क्या था कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना, खादी आश्रम की स्थापना। नकारात्मक कार्य में क्या क्या था? सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकार को कर नहीं चुकाना हुआ, फिर अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, न्यायालय और मद्यपान का बहिष्कार करना। क्या क्या? सरकारी उपाधि का त्याग, सरकार के कर न चुकाना, सरकार को कर न चुकाना, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, न्यायालय व मद्यपान का बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार। आगे देखते हैं अब स्वराज पार्टी और झारखंड। झारखंड में स्वराज पार्टी के बारे में जानते हैं कि स्वराज पार्टी के समय झारखंड में क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या देखने को मिला, ठीक है। तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी प्रचार का समिति का गठन हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो गठन था झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में स्वराज पार्टी का गठन किया गया झारखंड में राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में। राम नारायण सिंह, देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का नेतृत्व का इन्होंने स्वराज पार्टी को नेतृत्व किया, ठीक है ना, और गठन हुआ। तो इन्हीं के नेतृत्व के समय में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में
1923 में हुआ विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को, ठीक है, किसको, कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। कब? 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में 1923 में हुआ विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया कृष्ण वल्लभ सहाय को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, छोटा नागपुर क्षेत्र में स्वराज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो रामनारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा। 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय, विधान परिषद चुनाव 1923 में हुआ, उसमें कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया, ठीक है। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। कहाँ पर? बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में। बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कृष्ण वल्लभ सहाय को सचिव का पद प्रदान किया गया, ठीक है। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। कृष्ण वल्लभ सहाय को, ठीक है ना, कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद मिला, ठीक है, प्रदान किया गया। सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। इतना सारा नाम है ना, कोई नहीं याद कर पाएगा, दिमाग खराब। कंपटीशन तो यहीं पर बढ़ रहा है और कम हो रहा है। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया, ठीक है। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कृष्ण वल्लभ सहाय को सचिव का पद प्रदान किया गया। सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। किसको? सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। सोनार सिंह खरवार, ठीक है ना, किसको? सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। सोनार सिंह खरवार को, ठीक है, किसको? सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना के क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। सोनार सिंह खरवार को, ध्यान देना है, किसको? सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में सोनार सिंह खरवार को स से सोनार स से संथाल परगना क्षेत्र में स से स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। स, ठीक है ना। सोनार सिंह खरवार को स्वराज पार्टी क्षेत्र में सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। 1923 में रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। कब? 1923 में। देख रहे हैं, रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना, ये संथाल परगना का था जो सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया और रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना में, ठीक है ना, रामेश्वर लाल को, ठीक है, रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया, ठीक है, 1923 में। किसको? रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया। आगे देखते हैं।
खादी आंदोलन और झारखंड। तो सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो खादी आंदोलन के बारे में जान रहे हैं, झारखंड में खादी आंदोलन के बारे में क्या क्या मिला हम लोग को। तो सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहुरी के नेतृत्व में, ठीक है, सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहुरी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने के लिए आंदोलन चलाया था। हाट कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया था, किसके नेतृत्व में, सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था। हाट कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में। ठीक है, विष्णु माहुरी के नेतृत्व में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। विष्णु माहुरी के नेतृत्व में सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 में हाट कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई। तो खादी डिपो की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई, सरला देवी के नेतृत्व में झारखंड में की गई। ठीक है, खादी डिपो की स्थापना क्यों की गई, तो झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने के लिए। ठीक है, तो झारखंड में अलग अलग जगह पर, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु, ठीक है ना, विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया। तो देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किसने किया, देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया जमना लाल बजाज, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमना लाल बजाज, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया। जमना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया। जमना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया। जमशेदपुर में टेम्पल नाम का एक अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, टेम्पल नाम के अंग्रेज द्वारा, टेम्पल, ठीक है ना, टेम्पल नाम के अंग्रेज द्वारा जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जमशेदपुर में टेम्पल नाम के अंग्रेज के द्वारा। जमशेदपुर में ठीक है, जमशेदपुर में टेम्पल नामक अंग्रेज द्वारा जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो टेम्पल नामक अंग्रेज ने किया। टेम्पल नाम के एक अंग्रेज ने जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची के आर्य समाज हॉल में एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्या हुआ कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 डेट पूछा हुआ है, याद रखना है। तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची के आर्य समाज हॉल में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। खादी प्रदर्शनी, यही पूछा हुआ है कि आर्य समाज हॉल में मतलब किस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तो खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर देखिए इसको, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926, डेट याद रखिए 5 अक्टूबर 1926
5 अक्टूबर 1926, ठीक है, 5 अक्टूबर 1926, 5 अक्टूबर 1926 महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 को राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में 5 अक्टूबर 1926 को, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 को, 5 अक्टूबर 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची के आर्य समाज हॉल में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ठीक है, खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध, ठीक है ना, अब इसके बारे में देखते हैं। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध के बारे में जानते हैं। तो ये जान गए ना कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची के आर्य समाज हॉल, रांची का कौन सा, आर्य समाज हॉल में एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, ठीक है ना, रांची के आर्य समाज हॉल में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध, झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध, तो साइमन कमीशन दिसंबर 1928 में झारखंड आया, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है। साइमन कमीशन झारखंड में कब आया, दिसंबर 1928 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन झारखंड में 1928 में आया, दिसंबर के 1928 में आया, साइमन कमीशन दिसंबर 1928, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या देखे थे, 5 अक्टूबर 1926 क्या था कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत 5 अक्टूबर 1926 क्वेश्चन पूछा हुआ, 5 अक्टूबर 1926 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची के आर्य समाज हॉल में एक खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। झारखंड में साइमन कमीशन कब आया, तो सितंबर 1928 को, ठीक है, सितंबर 1928 को साइमन कमीशन झारखंड आया, ठीक है। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। किसके नेतृत्व में, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। किसके नेतृत्व में झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तो साइमन कमीशन का विरोध स से साइमन, स से श्याम, ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में हुआ, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का विरोध श्याम कृष्ण के नेतृत्व में हुआ, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में हुआ। रांची में साइमन कमीशन का मजबूती के साथ विरोध किया गया, ठीक है, रांची में साइमन कमीशन का मजबूती के साथ विरोध किया गया। आगे देखते हैं अब, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में झारखंड में साइमन कमीशन का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और क्या देखिए यहाँ पर है, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे थे, ठीक है ना। तो रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नेतृत्व रांची में किसके नेतृत्व में लगे, तो श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में लगे। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूरा पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा पूछा ही हुआ है, ठीक है। तो 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जुएल लकड़ा व वान ड्यूफ के नेतृत्व में, किसके, जुएल लकड़ा और वान ड्यूफ के नेतृत्व में छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था, ठीक है। क्या है, क्या है 1928 में, ठीक है, 1928 में क्या हुआ कि छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जुएल लकड़ा व वान ड्यूफ के नेतृत्व में, जुएल लकड़ा और वान ड्यूफ के नेतृत्व में छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु, छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था, ठीक है। फिर देखिए 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, किसके द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 में जुएल लकड़ा और वान ड्यूफ के नेतृत्व में छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था।
साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। फिर से देखिए 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, किसके द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जुएल लकड़ा और वान ड्यूफ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जुएल लकड़ा, वान ड्यूफ के नेतृत्व में छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जुएल लकड़ा व वान ड्यूफ के नेतृत्व में छोटा नागपुर समाज के लिए गठन छोटा नागपुर राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है? एंग्लिकन व लूथरन चर्च, एंग्लिकन व लूथरन चर्च ने एक पृथक व एंग्लिकन और लूथरन चर्च ने एक पृथक व बृहत्तर छोटा नागपुर के निर्माण का प्रस्ताव साइमन कमीशन को सौंपा था। ठीक है, एंग्लिकन व लूथरन चर्च ने एक पृथक व बृहत्तर छोटा नागपुर के निर्माण का प्रस्ताव साइमन कमीशन को सौंपा था। ठीक है, तो एंग्लिकन और लूथरन चर्च ने एक पृथक व बृहत्तर छोटा नागपुर के निर्माण का प्रस्ताव साइमन कमीशन को सौंपा था। एंग्लिकन व लूथरन चर्च, ठीक है, एंग्लिकन लूथरन चर्च ने एक पृथक व बृहत्तर छोटा नागपुर के निर्माण का प्रस्ताव साइमन कमीशन को सौंपा था। ठीक है, शरत चंद्र राय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि झारखंड को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाए। किसने? शरत चंद्र राय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि झारखंड को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, याद रहेगा, शरत चंद्र राय ने साइमन कमीशन को सुझाव दिया था कि झारखंड को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाए। अब देखिए मजदूर आंदोलन और झारखंड में मजदूर आंदोलन के बारे में जानते हैं। मजदूर आंदोलन और झारखंड, तो 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे S.N. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की गई। ठीक है ना, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई 1920 में। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई 1920 में, जिसे S.N. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। जिसे S.N. हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। S.N. हलधर क्या है? 1920 में जमशेदपुर में वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्या है? 1920 में जमशेदपुर में वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920 में जमशेदपुर में वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे S.L. हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। तो 1920 में जमशेदपुर में वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसको नेतृत्व प्रदान किया S.N. हलधर व्योमेश चंद्र ने, S.L. हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती ने 1920 में जमशेदपुर में वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे नेतृत्व प्रदान किया किसने? S.N. हलधर और S.N. हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती ने। 1928, ये 1920 का बात है। 1928 को टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या है कि ये तो वर्कर, हम लोग मजदूर आंदोलन के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पर तो यही सब होगा। तो 1928 में क्या हुआ कि टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूर ने अपनी हड़ताल वापस ली। ठीक है, किसके प्रयास से? सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ली तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच समझौता संभव किया। ठीक है, तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच एक समझौता संभव हो पाया। ठीक है, क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच एक समझौता संभव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर से देख लीजिए, एक बार फिर इसको पढ़ा लेते हैं पूरा। ठीक है, फिर दोबारा देख लेंगे। 18-20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय क्या है? ट्रेड यूनियन हो क्या? ट्रेड होगा शायद, हम बोलते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस समय एम एन जोशी, ठीक है, एम एन जोशी, एक एस एन हलधर थे ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर एस एन हलधर थे। ये एम एन जोशी का इस यूनियन के महासचिव थे। देखिए क्या बोल रहा है कि 20 सितंबर, ठीक है, 18-20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया 18-20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, तो 18-20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस समय क्या हुआ कि एम एन जोशी ठीक है, क्या हुआ? एम एन जोशी इस यूनियन के महासचिव थे। ठीक है, क्या बोल रहा है? 18-20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में झरिया के भारतीय ट्रेड यूनियन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस समय एम एन जोशी इस यूनियन के महासचिव थे। चलिए तो एक बार इसको देख लेते हैं, क्या बोलता है फटाक से। मजदूर आंदोलन और झारखंड के बारे में। तो झारखंड में मजदूर आंदोलन के बारे में जानना है, इसका मतलब ये कहना चाहता है। तो 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एस एन हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व प्रदान किया। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एस एन हलधर और व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर की हड़ताल को समाप्त करने में 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूर ने अपनी हड़ताल वापस ले ली तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच समझौता संभव हो पाया। 18 से 20 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस समय एम एन जोशी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस यूनियन के महासचिव थे। किस यूनियन के महासचिव थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव कौन थे उस समय? एम एन जोशी। ठीक है, किसके अध्यक्षता में हुआ था? झरिया में ये यूनियन कांग्रेस, भारतीय यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किसके अध्यक्षता में हुआ था? झरिया में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था 18-20 दिसंबर 1929। आगे देखते हैं। 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। ये तो देख लिया हम लोग, दोबारा यहाँ लिखा गया, सॉरी। तो 1938 ईस्वी में अब्दुल बारी
क्या है कि 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर यूनियन की स्थापना की गई। टाटा वर्कर्स यूनियन की 1938 में, देखिए 1938 में भी टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना किसके द्वारा? अब्दुल बारी सिद्दीकी, ठीक है, सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा टाटा वर्कर यूनियन की स्थापना की गई 1938 में। 1938 में, ठीक है, 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई। टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा 1938 में। 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन झारखंड, ठीक है, और झारखंड मतलब झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं क्या क्या हुआ। तो गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से, कहाँ से? गांधी जी ने दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। गांधी जी ने ये दांडी यात्रा, जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा थे, दांडी यात्रा से कहाँ से? प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ नमक आंदोलन में भी झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। क्या हुआ? गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930, ये क्या है? गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ नमक आंदोलन में भी झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर लगभग 200 लोगों ने नमक बनाया, ठीक है। तो क्या बोलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ये बोला 13 अप्रैल 1930, गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को, गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ नमक आंदोलन में भी झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन में झारखंड के लोगों ने गांधी जी के द्वारा जो नमक आंदोलन चलाया गया था, उसमें 6 अप्रैल 1930 को जो प्रारंभ हुआ ये आंदोलन झारखंड में, उसमें झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जो 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था नमक आंदोलन, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को जो नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के द्वारा, उसमें झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और क्या किया कि 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर 200 लोगों ने नमक बनाया, ठीक है। 13 अप्रैल 1930 को याद रखना है, 13 अप्रैल 1930 को, कब? 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर 200 लोगों ने नमक बनाया। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? रांची था। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची में था, ठीक है, रांची में था। रांची में तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया, ठीक है। रांची में तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। तरुण संघ के द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। रांची में तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। रांची में तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। तरुण संघ के द्वारा
रांची में तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, रांची में तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। तो रांची में स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया किसके द्वारा? तरुण संघ के द्वारा। रांची में तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930, ठीक है, देख रहे हैं 1930 में 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी कार्यक्रम का आयोजन तरुण संघ नामक संगठन द्वारा किया गया था। इसी कार्यक्रम का आयोजन जो था वो तरुण संघ नाम का संगठन के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। तो 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने रांची में 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पुनर्चंद्र मिश्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इस कार्यक्रम का आयोजन तरुण संघ नामक संगठन के द्वारा किया गया था। ठीक है। 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में तथा 18 अप्रैल 1930 को कुडू में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में और 18 अप्रैल 1930 को कुडू में, सिल्ली और कुडू। ठीक है, 17 अप्रैल 18 अप्रैल वहाँ क्या हुआ था कि सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में और 18 अप्रैल 1930 को कुडू में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में तथा 18 अप्रैल 1930 को कुडू में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा बहुत सारा है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हो सके तो 1-2 बार वीडियो और देखना पड़ जाए, लेकिन ध्यान देना है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।